सबसे पहले हम आपको ट्रैफिक जैम में डूबे उस भारत के बारे में बताएंगे जहां लोग घर पर आराम के साथ नहीं बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक जैम के साथ क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं। और इस समय भारत में लोगों के घर तो खाली पड़े हैं लेकिन सड़कें गाड़ियों से भरी हुई हैं और इन सड़कों को भरने के लिए लोगों ने अपनी जेबें भी खाली कर ली हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 48 घंटों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 8 से 10 लाख लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग हिल स्टेशंस पर छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच गए हैं। और जिस समय हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं उस समय भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भीषण ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं जगह जगह पर और हजारों लोग इस समय भी अपनी अपनी गाड़ियों में बंद ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल से 24 दिसंबर को लगभग 15,000 गाड़ियां गुजरी हैं जिनमें 65,000 लोग उन गाड़ियों में मौजूद थे, जबकि शिमला में पिछले 3 दिनों में 55,000 से ज्यादा गाड़ियां दूसरे राज्यों और शहरों से पहुंच गई हैं जिनमें लगभग 1.5 लाख लोग मौजूद थे। और अब भी शिमला में सड़कों पर दूसरे राज्यों से आई 60,000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वहां इस समय गाड़ी तो छोड़ दीजिए, पैर रखने की भी जगह नहीं है। और यहां बात सिर्फ हिल स्टेशंस की नहीं है। क्या आप शिमला देखिए, उत्तराखंड का कोई भी हिल स्टेशन देख लीजिए, आप मनाली देख लीजिए, मनाली में भी इस समय बुरी हालत है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई और यहां तक कि चेन्नई में भी क्रिसमस की वजह से सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं और दिल्ली के लगभग सभी रेस्टोरेंट्स में लोगों को अपनी बारी के लिए अब कहीं 2 घंटा, कहीं 3 घंटा और कहीं 4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर तो ये वेटिंग टाइम और भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को ना तो ट्रैफिक जैम से कोई परेशानी है, ना ही इंतजार से कोई तकलीफ है और इस बात को आप आज इस वीडियो के जरिए समझ पाएंगे। ऐसा दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के सिसु में ट्रैफिक जैम से बचने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी एक छोटी सी स्थानीय नदी में उतार दी और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि यह व्यक्ति कैसे नदी के रास्ते जा रहा है इस जैम से बचने के लिए और इसने अपनी गाड़ी को एक नाव में तब्दील कर दिया है। अभी वो वीडियो आने वाला है, अभी वो वीडियो आया नहीं है। जब आप देखेंगे तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े जो कई घंटों तक जो जैम लग रहे हैं उससे बचने के लिए भी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सिवाय इसके कि वो अपने घर में नहीं रहना चाहते, बाहर निकलना चाहते हैं। इस समय भारत के लोग किसी भी कीमत पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इसके लिए वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जितने पैसों से पाकिस्तान की सरकार 1 साल तक अपने पूरे देश को चला सकती है। इतना पैसा हमारे देश के लोग सिर्फ इस साल, नए साल को सेलिब्रेट करने में लगा देंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर 14वें मिनट में एक नई रील पोस्ट हो रही है जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि वो इस बार क्रिसमस कहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा रील्स हिल स्टेशन से पोस्ट हो रही हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत के लोगों में अपने घर से बाहर निकलकर छुट्टियां मनाने की ये होड़ आखिर क्यों लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुछ लोगों ने ट्रैफिक जैम के बीच वीडियो बनाने के लिए कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी के गेट खोल दिए, दोनों दरवाजे खोल दिए और एक लड़का गाड़ी के इस दरवाजे पर खड़ा होकर डांस करने लगा। ये तस्वीर आप देखिए, जो लोग जा रहे हैं हिल स्टेशंस पर वो क्या क्या करते हैं। ये वीडियो देखिए पहले आप। गाड़ी के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, लोग दरवाजों पर लटके हुए हैं और बाद में जब इस वीडियो पर विवाद हुआ तो स्थानीय पुलिस ने इनका चालान किया और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस काम के लिए, इस नियम को तोड़ने के लिए उनका कितने का चालान हुआ होगा। इन्हें नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए सिर्फ 3,500 रुपए का चालान भरने के लिए कहा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इन सारे लोगों में किसी भी नियम का कोई डर क्यों नहीं है। तो वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसने ये वीडियो देखा और उसने कहा कि हम इनका चालान कर रहे हैं, लेकिन चालान किया है 3,500 रुपए का,
जिससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए, ये अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, बड़ी बात यह है कि ये सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। और ये तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। अगर आप अलग अलग हिल स्टेशन पर जाएंगे तो आपको रास्ते में न जाने कितने लोग यही काम करते हुए मिलेंगे। भारत में पूरी दुनिया के सिर्फ 1.5% 4 पहिया वाहन है, सिर्फ 1.5%। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 11% मौतें भारत में होती हैं। और पूरी दुनिया में जिन देशों में सड़कों पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम है, उनमें भारत का नाम बहुत ऊपर है। सोचिए, आज से कुछ वर्षों के बाद जब भारत में लगभग हर परिवार के पास गाड़ियां आ जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब लोगों की जो कमाई बढ़ती जा रही है, पैसा आ रहा है लोगों के पास, धीरे धीरे आपने देखा होगा अब लोग टू व्हीलर खरीद रहे हैं। जिनके पास पहले से टू व्हीलर है अब वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। अभी भी हर परिवार के पास गाड़ी नहीं है, बहुत कम परिवारों के पास गाड़ी है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी संख्या में परिवारों के पास गाड़ियां आएंगी, तब देखिए क्या होगा। तब हमारे देश की सड़कों का, यानी हमारे देश की नसों में ट्रैफिक जैम का ब्लॉकेज बहुत गंभीर हो चुका होगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो सड़कें किसी भी देश की नसों की तरह होती हैं, और आज भारत की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उनमें ब्लॉकेज हो चुका है। और आप जानते हैं, जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और भारत की जो इस समय समस्या है वो यही है कि भारत की जो नसें हैं, यानी हमारी जो सड़कें हैं, वो अब ट्रैफिक जैम की वजह से ब्लॉक हो चुकी हैं। और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को नदी में उतार दिया, अब ये तस्वीर देखिए आप जरा। अब देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी इस गाड़ी को पानी में ही उतार दिया सड़क की बजाय, क्योंकि सड़क पर बहुत जैम लगा हुआ था। एक जमाना था जब लोग क्रिसमस और नए साल को अपने घर पर अपने परिवार के साथ बैठकर सेलिब्रेट किया करते थे। और कुछ समय पहले, जब तक इतने सारे चैनल्स नहीं आए थे, उस समय परिवार आपस में घर पर बैठते थे, रेवड़ी और मूंगफली खाते थे। और इस दौरान दूरदर्शन पर नए साल का कार्यक्रम देखते हुए, रजाई में बैठकर मूंगफली खाते हुए इस दिन को पूरा परिवार एक साथ मनाया करता था। लेकिन अब लोग घर पर आराम के साथ नहीं, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक जैम के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। ये पुराने जमाने के सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा, 1990, 92, 93 तक नया साल जो है सेलिब्रेट करने का यही तरीका होता था। परिवार जो है मिलकर रजाई में बैठते थे, सर्दी का मौसम होता था, मूंगफली और रेवड़ियां खाया करते थे। और दूरदर्शन पर नए साल का विशेष कार्यक्रम आता था जो कई घंटे तक चलता था, उसे देखते थे। उस जमाने को अगर आप याद करेंगे, और जिन लोगों को वो जमाना याद है, वो आज भी उस समय से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। आज आपसे सवाल यह है कि जिन लोगों ने उस युग को देखा है, जब पूरा परिवार रजाई में अंदर बैठकर मूंगफली के साथ आपस में बातचीत करते हुए, टीवी देखते हुए नए साल का स्वागत किया करता था, आपको वो समय ज्यादा पसंद था या आपको आज का ये समय ज्यादा पसंद है? अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 22 तारीख को यहाँ पर 4000 के करीब गाड़ियां थी, परंतु अगर आज के आंकड़े लिए जाएं तो 12000 से ऊपर गाड़ियां मनाली में आ चुकी है। ये फिगर जो है ये करीब 4 गुना है। और आप जानते हैं कि डिजास्टर के बाद से मनाली में सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 4 लेन का आपने देखा होगा कि 2 लेन तो चल रहा है, पर 2 लेन हमारा डैमेज हो चुका है। सर जाम तो सारे में ही है, नीचे से लेके ऊपर तक जाम ही जाम है। मतलब 15 किलोमीटर का सफर मैंने सुबह से लेके 3 बजे तक किया है। तो सर वो तो परेशान है, सुबह से बैठे हैं गाड़ी में, तो शाम तक गाड़ी में बैठे रहेंगे तो घूमेंगे क्या इतना जाम में, ट्रैफिक में।
भीड़ है। यहाँ बंद कर दिया है, ऊपर नैना देवी मंदिर के लिए भी यहाँ से कैब लेके फिर जाना है। डाटू ये कह रहे हैं कि हमें नैनीताल छोड़ेंगे, फिर वहाँ से हमें फिर चेंज करना है। बट ठीक है, घूमने आए तो इट्स ओके, बेरेबल। दिक्कत तो हो रहा है बट उससे ज़्यादा मस्ती हो रहा है। मतलब हमारा तो लॉन्ग ट्रिप है बैंगलोर से दिल्ली आया है, दिल्ली से कैब करके नैनीताल तक आया। थोड़ा लॉन्ग वीकेंड है बट थोड़ा मतलब हो रहा है दिक्कत, अदरवाइज वी आर एंजॉयिंग। भीड़ है हर जगह और स्ट्रिक्टनेस है बहुत ज़्यादा। अभी हम टैक्सी में आए थे तो बोला गया कि इधर से जाना नहीं है, रास्ता बंद है, तो टैक्सी आगे खड़ी करनी पड़ी। शटल का वेट कर रहे हैं, 10-15 मिनट हो चुके हैं बट शटल अभी तक नहीं अवेलेबल नहीं है। तो घर खाली हैं और सड़कें भरी हैं। और जैसा मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाने से पहले कहा था, आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है नया साल मनाने का, क्रिसमस मनाने का, कि आप अपने परिवार के साथ अपने घर में मनाएं, या फिर इस तरह से बाहर निकलें, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी नाइट क्लब में जाएं, किसी पब में जाएं, किसी डिस्को में जाएं या होटल में जाएं? ये चॉइस आपकी है। अब आप ये देखिए कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि आप देखिए लाखों लोग लगातार हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं और हिल स्टेशंस के जो शहर हैं इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो लाखों लोगों को बर्दाश्त कर सके। तो क्या समाधान हो सकता है? पहला समाधान तो ये कि हिल स्टेशंस पर एक समय में कितने लोग छुट्टियां मनाने के लिए आ सकते हैं, इस पर अब एक लिमिट लगाने का समय आ गया है। एक लिमिट होनी चाहिए और प्रशासन ये तय करे कि इस हिल स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते हैं। दूसरा, उन्हीं लोगों को हिल स्टेशंस पर प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए जिन्होंने वहां पर होटल्स में पहले से बुकिंग कराई हुई है। बहुत सारे लोग बिना रिजर्वेशन के, बिना बुकिंग के भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों को अब रोकना होगा, क्योंकि जितने लोगों ने बुकिंग कराई है उतने लोगों की ही गाड़ी खड़ी होने करने का, वहां पर पार्किंग का भी जगह होगी, उतने ही लोगों को बर्दाश्त करने की उस शहर में ताकत होगी। तीसरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार नए हिल स्टेशंस को भी विकसित कर सकती है, जिसमें कुछ चुनिंदा जगहों पर होने वाली भीड़ को कम किया जा सकेगा। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे बहुत लिमिटेड हिल स्टेशंस हमारे पास हैं। लोग या तो शिमला जाते हैं या मनाली जाते हैं, या फिर अगर उत्तराखंड में मसूरी जाते हैं, और एक दो और हिल स्टेशन हैं। अब इन सरकारों को जो दूसरे हिल स्टेशन हैं, दूसरे शहर हैं, उन्हें भी विकसित करना होगा, ताकि सारी जो जनता है, सारी भीड़ इन 3-4 शहरों में ना जाए। चौथा, अपने घर के आसपास की जगहों पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं और उन नई जगहों को भी प्रमोट कर सकते हैं जो हैं तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगहें हैं। आप नई जगहों को ट्राई कीजिए। पांचवा, आपको सोशल मीडिया वाली दुनिया से अब बाहर निकलना होगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को घूमते हुए देखकर ही बहुत सारे लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। और सोशल मीडिया पर इसे हम फोमो कहते हैं। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अब पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले भी लोग जाया करते थे हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था। आज लोग हिल स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले वीडियोस बनाकर, रील्स बनाकर डालना शुरू कर देते हैं। फिर उन रील्स को बाकी के लोग देखते हैं, फिर वो प्रेरित होते हैं और उन्हें लगता है कि जब हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, इतने सारे लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। और इस समस्या का एक समाधान यह भी हो सकता है कि आप अपने घर पर रहकर अपने परिवार के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर्स ईव को सेलिब्रेट करें, जैसा कि पहले जमाने के लोग किया करते थे। एक बार उसे भी ट्राई करके देखिए। और ओल्ड इज गोल्ड, अक्सर एक कहावत कही जाती है कि तो ओल्ड इज गोल्ड में जो लोग विश्वास करते हैं वो इस बार चाहे तो न्यू ईयर्स ईव पर अपने घर पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें। थोड़ी देर के लिए अपने फोन हटा दीजिए, अपने मोबाइल फोन बंद कर दीजिए और एक दूसरे के साथ समय बिताइए। एक दूसरे के साथ जो आपको चीजें अच्छी लगती हैं बातें कीजिए, खाना खाइए और देखिए कि फिर आपका न्यू ईयर्स ईव कैसा सेलिब्रेट होता है।
इस समय जब भारत के लोग पार्टी करने में व्यस्त हैं, तब कोविड के मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। 7 महीनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में डेली एक्टिव केसेस की संख्या सबसे ज्यादा है और पिछले 24 घंटे में 628 लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं और अब पूरे देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4000 के पार चली गई है। सरकार का कहना है कि कोविड के नए वेरिएंट से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या अभी भी कम है, लेकिन क्योंकि कोविड के हर मामले की अभी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन भारत के लोगों को अभी शायद कोविड की कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग अभी सिर्फ और सिर्फ जश्न और पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि पार्टी कीजिए, बाहर निकलिए, लेकिन कोविड को मत भूलिएगा। और जब आप बाहर निकल रहे हैं और किसी पार्टी में भी जा रहे हैं तो 2 साल पुरानी उन तस्वीरों को याद कर लीजिए जब कोविड काल आपके आसपास था और जिस समय मास्क आपका जीवन साथी बन गया था। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि कोविड दोबारा से, अब कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो अपना मास्क पहनकर जाइए, और अगर अभी तक आपने अपना मास्क नहीं निकाला है तो अपने घर में ढूंढना शुरू कर दीजिए। आपके घर में आपको जरूर मास्क मिल जाएगा, नहीं है तो बाजार से तुरंत खरीद लीजिए। आज क्रिसमस है और इस मौके पर पूरी दुनिया के लोग जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फिलिस्तीन के जिस बेथलेहम शहर में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस शहर में आज मातम छाया हुआ है और वहां एक भी बत्ती नहीं जलाई गई है, एक भी लाइट नहीं है। और ऐसा इजराइल का विरोध करने के लिए हो रहा है, और ऐसा करवा रहे हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, क्योंकि इस शहर में अब ईसाई धर्म के लोग ना के बराबर बचे हैं। यानी इस्लाम धर्म के लोगों ने यह तय किया कि आज के दिन ईसा मसीह जिस शहर में पैदा हुए थे, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां इजराइल का विरोध करने के लिए क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा और पूरी दुनिया में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है और उन्हें सिर्फ क्रिसमस की पार्टी से ही ज्यादा मतलब है। और लोगों ने क्रिसमस को असल में एक ऐसा मौका बना लिया है जब बाहर जाना है और सिर्फ पार्टी करनी है। अब आपको फिर से हम भारत लेकर आते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान कुछ बच्चों ने उनके सामने क्रिसमस प्रेयर्स गाई। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा ईसाइयों के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है और उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को अपना मूल मंत्र मानती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्रिसमस मनाया, लेकिन अब हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए ये बताएंगे कि भारत में ईसाई धर्म कहां मजबूत है और बीजेपी को चुनावों में ईसाई धर्म के लोगों के ज्यादा वोट क्यों नहीं मिलते। ईसाई धर्म के जो लोग हैं ये किसे वोट देते हैं, ये भी देखिए। भारत में बहुत सारे लोग सिर्फ मुसलमानों को अल्पसंख्यक समझते हैं, जबकि भारत में ईसाई धर्म के लोग भी अल्पसंख्यक वर्ग में ही आते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग कई धर्मों को मिलाकर बनता है, सिर्फ एक धर्म के लोग उसमें नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है, जबकि ईसाई धर्म की आबादी हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ 30 लाख है। पूरे देश में 140 करोड़ में से 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बहुल हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे ज्यादा लगभग 25%, केरल में 18.5%,
तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3%, उड़ीसा में 2.8% और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें गोवा और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में गैर बीजेपी दलों की सरकारें हैं। और एक तथ्य यह भी है कि भारत में ईसाई धर्म के लोग बीजेपी को ज्यादा वोट करते भी नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ईसाई धर्म के सिर्फ 11% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 30% ईसाई वोट मिले थे। यानी भारत में जो दो बड़े अल्पसंख्यक वर्ग हैं, मुसलमान और ईसाई, उन दोनों के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते हैं। और बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से काफी पीछे है। यानी आप कह सकते हो कि जहां तक इन दो अल्पसंख्यक वर्गों का मामला है, मुसलमान और ईसाई, ये कांग्रेस के साथ अलाइंड हैं और ये कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस के ट्रेडिशनल पारंपरिक वोटर्स ये हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्रिसमस के दौरान क्रिसमस मनाया और ईसाई धर्म के लोगों के साथ बातचीत की, उनके साथ अपना एक संवाद किया। अब उससे कितना फर्क पड़ेगा ये 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। भारत में बहुत सारे लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, लेकिन आज हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि आप 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाइए, लेकिन इसके साथ ही 26 दिसंबर को यानी कल जब वीर बाल दिवस होता है उसे भी मत भूलिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि क्रिसमस मत मनाइए, हम कह रहे हैं क्रिसमस मनाइए, जोर शोर से मनाइए, लेकिन ये जो पर्व मैं आपको बता रहा हूं ये भी आपको मनाना चाहिए। वीर बाल दिवस को भी भूलिएगा नहीं। और इस दिन के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताइए, क्योंकि अगर इस दिन सिखों के आखिरी गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने औरंगजेब को चुनौती देकर इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार न किया होता और अपनी शहादत न दी होती, तो शायद आज भारत वैसा न होता जैसा कि आपको आज दिखाई देता है। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की तरह उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर देना चाहता था और इसके लिए उसने वर्ष 1704 में गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर किले पर अपने हजारों सैनिकों की फौज भेज दी थी। और हैरानी की बात यह है कि उस समय छोटी रियासतों के नवाब और कुछ राजाओं ने भी औरंगजेब का साथ दिया था और गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर किले को घेर लिया था। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी औरंगजेब की सेना इस किले में दाखिल नहीं हो पाई थी और उसे 7 महीनों तक इस किले के बाहर रहकर ही इंतजार करना पड़ा। औरंगजेब की सेना को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इस तरह वो कभी भी गुरु गोविंद सिंह तक पहुंच नहीं पाएगी और इसलिए उसने एक बार फिर धोखे का रास्ता अपनाया। उसने गुरु गोविंद सिंह तक यह संदेश पहुंचाया कि अगर वो इस किले को छोड़कर चले जाते हैं तो उन पर और उनके परिवार पर कोई हमला नहीं किया जाएगा और उनके शिष्यों की जान भी बख्श दी जाएगी। औरंगजेब की सेना से यह भरोसा मिलने के बाद गुरु गोविंद सिंह किले से बाहर निकल आए और दूसरी जगह जाने लगे। लेकिन इसके बाद औरंगजेब की सेना ने धोखे से उन पर हमला कर दिया और बाद में उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को बंदी बना लिया और गुरु गोविंद सिंह की मां गुर्जर कौर को भी कैद करके जेल में डाल दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए दबाव बनाया गया और जब दोनों साहिबजादे इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। और आपको पता है तब गुरु गोविंद सिंह के बेटों की उम्र कितनी थी? इनमें साहिबजादा फतेह सिंह उस समय सिर्फ 7 साल के थे और साहिबजादा जोरावर सिंह सिर्फ 9 साल के थे। सोचिए, 7 साल और 9 साल के 2 बच्चे जिन्होंने इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया और अपनी शहादत दे दी। और उनकी इस शहादत को नमन करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुख की बात यह है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज तो बनाते हैं, लेकिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर अपने बच्चों को साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह के बारे में नहीं बताते, जो धर्म की रक्षा के लिए 7 और 9 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। एक और कड़वा सच ये है कि जिस औरंगजेब की वजह से साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह शहीद हुए, उसी औरंगजेब के हमारे देश में आज भी लाखों फैन हैं जो औरंगजेब की तारीफें करते हैं
औरंगजेब का समर्थन करते हैं, औरंगजेब बनना चाहते हैं, औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हैं और अकेले इंस्टाग्राम पर हैशटैग औरंगजेब से 1 लाख से ज्यादा रील्स पोस्ट हो चुकी हैं। और दिल्ली में कुछ समय पहले तक औरंगजेब के नाम से एक औरंगजेब लेन भी हुआ करती थी, यानी एक सड़क का रास्ता, एक सड़क का नाम जो है वो औरंगजेब के नाम पर रखा हुआ था। तो बड़ी बात यही है, अगर आपको किसी समाज का, किसी देश का मूड देखना है, वहां लोग क्या कर रहे हैं देखना है, तो आपको सोशल मीडिया पर जाना चाहिए। और आज भी अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आपको औरंगजेब के फैंस मिलेंगे और औरंगजेब पर वो लगातार वीडियो डालकर पोस्ट भी करते हैं। ये भी इसी देश की, इस कलयुग की कहानी है। अब हम आपको राजनीति का चक्र दिखाएंगे जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। एक जमाने में जो नेता तुरुप का इक्का माने जाते थे, बड़े बड़े नेता थे, आज वही राजनीति के खेल की सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं। यानी राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रहे प्रहलाद पटेल और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अपने से कहीं जूनियर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया। जबकि कुछ दिन पहले तक सांसद रहे राकेश सिंह और उदय प्रताप भी अब मोहन यादव की सरकार में मंत्री बन गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, ये बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। इससे यह पता चलता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि जो कैलाश विजयवर्गीय ये कहा करते थे कि वो अब पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ते बल्कि लोगों को चुनाव लड़वाते हैं, वो खुद चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव लड़वाते हैं, वो अब अपने से काफी जूनियर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं। और जो प्रहलाद पटेल कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री मोदी की टीम में, यहां केंद्र में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वो अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में मंत्री बन गए हैं। और इससे यही पता चलता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री और एक पार्टी महासचिव को भी ये पता नहीं होता कि वो अगले दिन अपने से जूनियर नेता की सरकार में कब मंत्री बन जाएं। उनका शपथ ग्रहण समारोह देखिए। सबके समन्वय से हमारी नई कैबिनेट का गठन हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का ये हमारा पूरा मंत्रिमंडल बना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार विकास के सभी कामों को लेकर आगे चलेगी। आज 28 मंत्री बने, 2 उप मुख्यमंत्री और मुझे मिला करके लगभग 31 का ये हमारा मंत्रिमंडल बना है। उम्मीद करेंगे जो बाकी जगह बची है उसको भी अन्य अवसर पर शीघ्र भरेंगे और विकास के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने बहुत प्रयास किए मध्य प्रदेश को बेहतरीन बनाने में एक टीम वर्क के साथ, और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस समय हम पहली बार मंत्री बने थे, मध्य प्रदेश की सड़क की हालत ख़राब थी, बिजली की हालत ख़राब थी। मुझे सौभाग्य मिला था पीडब्ल्यूडी और पावर मिनिस्टर बनने का, दोनों विभाग हमने ठीक किए। फिर इंडस्ट्री मिली, इंडस्ट्री ठीक की हमने। तो मुझे लगता है कि अभी मोहन जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है। तो बीजेपी में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कब किसी सांसद को विधानसभा में भेज दिया जाए, किसी बड़े नेता को, ऑफिस बेरर को किसी राज्य में मंत्री बना दिया जाए, जो दूसरों को चुनाव लड़वाते थे उनसे ये कह दिया जाए कि अब आप खुद चुनाव लड़िए, और कब जूनियर सीनियर हो जाए और सीनियर जूनियर हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये सिर्फ बीजेपी में ही होता है? असल में राजनीति में ही कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखिए कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कांग्रेस एक जमाने में अपनी तुरुप का इक्का मानती थी और कहा जाता था कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसी नेता हैं कि जिस दिन कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति में उतार रही है, उस दिन कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार बनना तय हो जाएगा। ऐसा कहा जाता था प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कि अगर वो राजनीति में आ गई तो तूफान आ जाएगा और बीजेपी उखड़ जाएगी, ऐसा कहा जाता था। फिर वो राजनीति में आई भी, फिर उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया, महासचिव बनाया गया। फिर यह कहा गया कि अगर वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बन गई हैं तो उत्तर प्रदेश में तो अब कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। लेकिन आज प्रियंका गांधी वाड्रा से उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस ले लिया गया। एक समय प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से उतारा था और वर्ष 2019 में उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बाद में वर्ष 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया था। और उस समय कहा जाता था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की
जिस तरीके से उन्होंने किस्मत बदल दी थी इंदिरा गांधी ने, वैसी ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी बदल देंगी। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के लिए कुछ खास नहीं कर पाई और अब वो पार्टी महासचिव तो हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रभार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी वो जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो अभी बन गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तब उनके पास एक ही योग्यता थी और वो ये थी कि वो गांधी परिवार से आती थी। वो राहुल गांधी की बहन है और सोनिया गांधी की बेटी हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी की सुपुत्री हैं। अगर वो गांधी परिवार से ना होती तो उन्हें शायद सीधे किसी पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना मिलती, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाकी नेताओं को, बाकी कार्यकर्ताओं को कई दशकों तक मेहनत करने के बाद मिलती है। लेकिन उनके साथ ऐसा ही हुआ, राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें सीधे सीधे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और जब प्रियंका गांधी वाड्रा फेल हो गई तो कांग्रेस ने उनसे यह जिम्मेदारी अब वापस ले ली है। दूसरा तरीका इसको समझने का यह भी हो सकता है कि कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला नहीं है। उसका प्रदर्शन या तो पहले के बराबर ही खराब रहेगा या उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा अगर उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी रहती हैं तो फिर कुछ हीट उन पर भी आएगी, लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे और उन्हें कुछ ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ सकता है जिनका जवाब शायद खुद उनके पास भी ना हो। इसलिए अच्छा यह है कि जिस मैच में हार निश्चित है उस मैच से पहले ही बाहर निकल जाए और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिल्कुल यही किया। यानी आप कह सकते हैं कि हो सकता है गांधी परिवार उन्हें अभी बचा कर रख रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक जमाने में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी यही कहा जाता था कि अगर वो राजनीति में आ गई तो फिर उनके सामने कोई नहीं ठहरेगा। अब हम आपको जापान में हो रहे सामाजिक पतन की कहानी बताएंगे, जहां के लोग अब अपने बूढ़े मां बाप को मार देना चाहते हैं, जहां के बुजुर्ग अब बोझ बनते जा रहे हैं क्योंकि ये लोग अपने बूढ़े मां बाप की देखभाल पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते और इसी वजह से जापान में पिछले 10 वर्षों से हर 8वें दिन एक बुजुर्ग की हत्या हो रही है। जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है, जहां 12.5 करोड़ की आबादी में लगभग 29% लोग यानी 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। लेकिन इन बुजुर्गों की स्थिति यह हो गई है कि अब उनके बच्चे ही उनकी हत्या कर रहे हैं और इस हत्या का कारण है महंगाई। जापान में एक नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वर्ष 2011 से 2021 के बीच कुल 10 वर्षों में जापान में 443 बुजुर्गों की हत्या हुई, जिनमें 206 बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी हत्या उनके बेटे या बेटी द्वारा कर दी गई, जबकि 13 बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी हत्या उनके भाई या बहन ने की और 7 बुजुर्ग ऐसे थे जिन्हें उनके नाती और पोतों ने जान से मार डाला। ये सारे वो लोग थे जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा थी, जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते थे, काम करने के काबिल नहीं थे, कोई पैसा नहीं कमा सकते थे और उन्हें अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे की सख्त जरूरत थी। लेकिन उनकी देखभाल का खर्च इतना ज्यादा था कि उनके बच्चों ने ही महंगाई की वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और हैरानी की बात यह है कि अपने बूढ़े माता पिता की जान लेने वाले इन लोगों से जापान के युवाओं को भी काफी हमदर्दी है। इन युवाओं का कहना है कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो महंगाई उन्हें मार देती और इसीलिए इन लोगों ने अपने बूढ़े माता पिता की जान लेकर कुछ भी गलत नहीं किया। इस समय जापान का समाज मुख्य तौर पर 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जो महंगाई की वजह से अपने बूढ़े माता पिता की हत्या कर रहे हैं, ये पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा को नौकरी मानते हैं और इसके लिए वो अपने माँ बाप से ही हर महीने तनख्वाह लेते हैं, यानी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही हमें नौकरी पर रख लीजिए और इस देखभाल के बदले आप हमें पैसा दीजिए। और इस नौकरी को जापान में फुल टाइम चिल्ड्रन का नाम दिया गया है। और तीसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो अपने माता पिता की अब शक्ल तक नहीं देखना चाहते और इन लोगों का कहना है कि उन्हें ना तो अपने माता पिता की संपत्ति और पैसे से कोई मतलब है, ना ही अब वो उनकी शक्ल फिर से कभी देखना चाहते। तो इस तरह के सामाजिक बदलाव से जापान का समाज इस समय गुजर रहा है। और ऐसा नहीं है कि जापान कोई गरीब देश है या वहां महंगाई दुनिया में सबसे ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका और चीन के बाद जापान दुनिया की तीसरी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। सोचिए, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान में लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय लगभग 28 लाख है, जो भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से 14 गुना ज्यादा है। भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय लगभग 2 लाख है, हमारे यहां 2 लाख है और वहां 28 लाख है। सोचिए। इसके अलावा जापान में महंगाई दर है 2.8% और यह दुनिया में सभी बड़े देशों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन फिर भी वहां के लोग अपने बूढ़े माता पिता की महंगाई की वजह से हत्या कर रहे हैं और इसका कारण सिर्फ यह है कि वहां के युवा पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। कहने को जापान एक विकसित देश है, हम तो और आगे 2047 तक या उससे भी आगे विकसित देश बनेंगे। हम बनना चाहते हैं विकसित देश, लेकिन यह तो देख लीजिए कि जो देश पहले से विकसित हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वहां क्या हो रहा है। यानी वहां के लोगों के पास पैसा तो है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल पर खर्च करने के लिए जापान के लोग इसे फिजूल खर्ची मानते हैं और उन्हें लगता है कि इस खर्च से उन पर बोझ पड़ता है और जब वो किसी आर्थिक परेशानी में आते हैं तो उन्हें अपने बूढ़े माता पिता अपने दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। ये समस्या जापान में कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वहां इसी साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम है प्लान 75। प्लान 75 नाम की एक फिल्म रिलीज हुई इसी साल, जिसे एक विशेष श्रेणी में कान फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला और इस फिल्म की काफी तारीफ हुई। और इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि जापान में बूढ़ी आबादी से निपटने के लिए वहां की सरकार इच्छा मृत्यु के एक स्पेशल स्कीम पर काम कर रही है। तो सोचिए, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जो अब किसी काम के नहीं रहे, उनके लिए सरकार इच्छा मृत्यु की एक योजना लेकर आती है। ऐसा इस फिल्म की कहानी में बताया गया है, जिसके तहत 75 या उससे ज्यादा 75 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में इच्छा मृत्यु के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार खुद कहती है 75 साल से ऊपर के लोगों को कि आप इच्छा मृत्यु ले लीजिए और मर जाइए, और सरकार उनके लिए एक पैकेज बनाती है जिसमें वो अपनी इच्छा के अनुसार अब मर सकते हैं। यह है प्लान 75 नामक फिल्म की कहानी। इस फिल्म को लेकर जापान में एक नई बहस शुरू हो गई और वहां के बहुत सारे युवा इस फिल्म में दिखाए गए इस काल्पनिक विचार को अब सही मानने लगे हैं। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई की वजह से अपने बूढ़े माता पिता की हत्या करना या उन्हें इच्छा मृत्यु के लिए मजबूर करना सही हो सकता है? क्या यह नैतिक है? इसका जवाब है नहीं और बिल्कुल नहीं। असल में समस्या से यह पता चलता है कि कोई भी देश चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, अगर उसके नागरिकों में संस्कार नहीं है, उस देश का समाज कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। तो यहां अगर आप देखेंगे तो जापान के नागरिकों के जो संस्कार हैं वो अब मरते जा रहे हैं। आज जापान के लोगों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, उनके पास अच्छे घर भी हैं। जापान एक विकसित देश कहलाता है, लेकिन वहां लोगों के पास संस्कार नहीं है और इसीलिए जापान के युवा आज अपने बूढ़े माता पिता की सेवा को भी एक नौकरी समझते हैं और जब वो उनकी देखभाल का खर्चा नहीं उठा पाते तो वो उनकी हत्या के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इसकी तुलना में आज आप हमारे देश भारत को देखिए, जहां लोगों के अंदर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्कार हैं। यहां सनातन धर्म के लोग रहते हैं और सनातन धर्म के जो संस्कार हैं उनमें हमारे देश में माता पिता की सेवा को ईश्वर की सेवा के बराबर माना जाता है। माता पिता को ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता है। ऐसा और आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। हमारे पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख है कि माता सर्व तीर्थमयी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सभी प्रकार के यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना जरूरी है और यह करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता अपनी संतान के लिए जो कष्ट सहन करते हैं उसके बदले पुत्र यदि 100 वर्ष माता पिता की सेवा करे तब भी वो उनका ऋण उतार नहीं सकता। ऐसा हमारे संस्कारों में, हमारे ग्रंथों में, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। यह हमारे संस्कार हैं जिनमें माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी सेवा माना गया है और यही वजह है कि आज भारत के लोग सूखी रोटी में भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं होने देते।
और आज भी हमारे देश में ज्यादातर बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जबकि दुनिया के बाकी देशों में यह संस्कृति नहीं है। इसलिए भारत के संस्कार उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं और आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि जो संस्कार हैं, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, असल में लोग इसकी अहमियत को समझते नहीं हैं। आज आपको समझ में आएगा कि हमारे संस्कार कैसे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरी दुनिया का इकलौता देश है जहां लोग अपने बूढ़े माता पिता पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। और हमारे देश में कहा जाता है कि अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजने से बड़ा कोई और पुण्य होता नहीं है। और ये तस्वीरें आज आपको जरूर याद होंगी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की सेवा किया करते थे, उनसे मिलने के लिए जाते थे, अपने जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गुजरात में उनके घर जरूर जाया करते थे। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की उनकी स्वर्गीय मां के साथ आप देख सकते हैं, जिससे आपको हमारे देश के संस्कारों के बारे में पता चलेगा। और ये तस्वीरें भी आप याद करिए जब अभी हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने से पहले अपने माता पिता के चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया था। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे देश के लोगों के पास वो संस्कार हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए आपको अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर हमेशा गर्व होना चाहिए और अपने इन संस्कारों की अहमियत को आज आप पहचानिए। अब विडंबना देखिए कि जिस जापान में लोग अपने बूढ़े माता पिता की हत्या कर रहे हैं, उसी जापान में एक टैक्सी ड्राइवर को एक कबूतर की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। टोक्यो में इस टैक्सी ड्राइवर को सड़क पर कबूतरों को बैठा देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी गाड़ी कबूतरों की तरफ दौड़ा दी और इस घटना में एक कबूतर की जान चली गई। और इस कबूतर की मौत भी उस पर गाड़ी के चढ़ने से नहीं हुई, बल्कि जब कबूतर का पोस्टमार्टम किया गया तो यह पता चला कि कबूतर गाड़ी को अपने करीब आते देखकर सदमे से ही मर गया। यानी उस ड्राइवर ने कबूतर के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई। इसके बाद जब पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो इस टैक्सी ड्राइवर ने तर्क दिया कि सड़कें इंसानों के लिए होती हैं, ना कि कबूतरों के लिए। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इसे एक अपराध माना और इस व्यक्ति को, इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो यह अंतर भी आज आपको देखना चाहिए कि एक तरफ जापान में लोग अपने बूढ़े माता पिता की हत्या कर रहे हैं, जिससे जापान की सरकार विचलित नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ उसी जापान में एक कबूतर की हत्या करने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम आपको मुंबई की एक खतरनाक लव स्टोरी के बारे में बताएंगे। मुंबई में एक 20 साल के लड़के ने पिछले महीने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे परेशान कर रही थी, उसे ब्लैकमेल कर रही थी। 20 साल के इस कॉलेज छात्र प्रथम होवाल को पिछले साल एक लड़की से प्यार हो गया। छात्र का नाम था प्रथम। इस साल दोनों का ब्रेकअप हुआ और पहले तो लड़की ने स्टॉकिंग यानी पीछा करने का आरोप लगाकर इस लड़के को 3 महीने के लिए जेल भिजवा दिया। और फिर जब वो रिहा होकर वापस लौटा तो वो उसे फिर पुलिस के सामने जाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगी और फिर उससे 1 लाख रुपए मांगने लगी। परेशान होकर लड़का इतना तंग आया कि लड़के ने आत्महत्या कर ली। अब लड़की पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है और लड़के के परिवार का कहना है कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से आत्महत्या की है। अब आप सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है। एक लड़की अपने पूर्व प्रेमी को परेशान करने के लिए कानून का दुरुपयोग करती है और कानून लड़के की मदद नहीं कर पाता बल्कि उसे जेल में डाल देता है। अब चिंता की बात यह है कि एक ऐसा ही नया कानून हमारे देश में आ रहा है जिससे समस्या और भी बढ़ सकती है। संसद में पास हो चुके भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 में यह कहा गया है कि अगर कोई पुरुष शादी का वादा करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर या नौकरी देने या प्रमोशन देने का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे भी गंभीर अपराध माना जाएगा और उसे भी 10 साल की कैद हो सकती है। यहां पर बात झूठ बोलने को लेकर नहीं है। चिंता इस बात पर जताई जा रही है कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड ने किसी पुरुष पर झूठा आरोप लगा दिया तो वो पुरुष क्या करेगा। अगर लड़की ने यह कह दिया कि लड़के ने शादी का वादा किया था
तो उसकी कही हुई बात की सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल काम हो सकता है और ऐसे में किसी भी पुरुष को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। नए कानून की वजह से लोग बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। यानी अब इसके बाद होगा ये कि एक लड़के और एक लड़की के बीच जो एक रिलेशनशिप होता है उसमें ब्रेकअप करना एक अपराध के जैसा हो जाएगा और अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो गया तो वो लड़की उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। ये कानून ऐसे मामलों के लिए तो बिल्कुल उचित है जहां लोग अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर महिलाओं को धोखा देते हैं या वो शादीशुदा होते हुए भी खुद को सिंगल बताकर महिलाओं को धोखा देते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, अपने बारे में सही जानकारी नहीं देते, अपनी नौकरी के बारे में सही जानकारी नहीं देते, पहले कई शादियां कर चुके होते हैं, कई लोग अपना धर्म छुपा लेते हैं, अपना नया नाम रखकर धोखा देते हैं। उनके लिए ये बात बिल्कुल सही है, वहां ये कानून होना चाहिए। लेकिन ये चिंता भी अनुचित नहीं है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, खास तौर पर उस कानून में जहां यह कहा जाएगा कि शादी का झूठा झांसा देकर किसी ने संबंध बना लिए। और आजकल लोग इस कानून के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और हम इस कानून का आगे भी आपके सामने विश्लेषण करते रहेंगे। आज का विचार दिल्ली से हमारे एक दर्शक राजकुमार अरोड़ा ने हमें मेल लिखकर भेजा है। उन्होंने क्या कहा है देखिए, जिंदगी को कठिन बनाना तो सरल है, लेकिन जिंदगी को सरल बनाना बहुत ही कठिन है।